जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में स्वागत है आपका। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। एक ऐसी सभ्यता जिसके विषय में आप पढ़ के अपने आप गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप पे कि हमारे देश में ऐसी सभ्यता विकसित हुई थी, वह भी आज से लगभग 4500 वर्ष पहले। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की। बड़े डिटेल में इसको देखेंगे हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले मैं इतिहास को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार इतिहास को बांटा गया है। आप लोग जानते होंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आदि इतिहास काल माना जाता है और 600 ईसा पूर्व से आज तक ऐतिहासिक काल माना जाता है। अब यहीं से कहानी हम लोग शुरू करेंगे और चूंकि आदि इतिहास काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता आती है, तो वहां पहुंचने के बाद हम लोग सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक। तो इस गदा को रख दिया जाए, नहीं तो कहिए लिए रहूं भाई, कोनो दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी रख देते हैं क्योंकि लिखने में समस्या होगी, ठीक। तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आप लोग। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि इतिहास को पहला ही गलती हो गया लिखने में। अरे यार, ये तो तार से मैं पढ़ता हूं, ठीक। इतिहास को साथियों 3 भागों में बांटा गया है। पिछली क्लासों में मैंने भी बताया था इसी चीज को। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि क्लियर रहे आप लोग पढ़ने कहां जा रहे हैं, ठीक। तो पहला तो है प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यह साथियों अज्ञात काल से अज्ञात काल मान लीजिएगा। कब तक है? तो 2500 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व तक। दूसरा पीरियड है आदि इतिहास काल का, आदि ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल का यह कब है? तो यह 2500 से 600 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व तक, ठीक, ईसा पूर्व तक है। मतलब यह है साथियों, अब यहां से 600 से यहां ऐतिहासिक काल शुरू हो जाएगा। इसको मैं लिख दे रहा हूं, ऐतिहासिक काल यहां शुरू हो जाएगा, ठीक। 600 से लेकर अब तक, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास 600 से 712 ईस्वी तक पढ़ते हैं। 712 से लेकर 1707 तक मध्यकालीन भारत का इतिहास और 1707 से अब तक आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं साथियों, वह यह वाला समय पढ़ने जा रहे हैं, आदि इतिहास काल का पीरियड पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, ठीक। अब हम लोग सीधे सिंधु घाटी सभ्यता पे आते हैं। इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना बता दिया मैंने। तो सिंधु घाटी सभ्यता साथियों 1500 से लेकर, यार उल्टा कहिए, 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। कब से कब तक? 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। लगभग वाला आंकड़ा है, अभी हम लोग देखेंगे कि को एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, ठीक। अब साथियों कहानी कुछ सुन लीजिए। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। कब, क्यों 3 भागों में कैसे बांटा गया है? इसलिए 3 भागों में बांटा गया है ताकि पढ़ने के लिहाज से, पढ़ने की दृष्टि से थोड़ा आसान रहे। पहला भाग है प्राक हड़प्पा या प्राक सिंधु, क्योंकि हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखने वाले हैं हम लोग।
प्राक संधो जो कि 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि जब तांबे का यूज हो रहा था, जब समाज तांबे को बहुतायत मात्रा में यूज कर रहा था पत्थरों के साथ साथ, तो उसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता था, जो कि 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसी के बाद विकसित संधव सभ्यता का काल आता है, जो कि 2600 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये विकसित संधव सभ्यता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्राक संधव या प्रारंभिक संधव मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की सभ्यता या संस्कृति, क्योंकि वो सभ्यता नहीं थी, संस्कृति थी ताम्र पाषाणिक, तो उसे संस्कृति कहा जाएगा, क्योंकि ग्रामीण लोग रहते थे, कृषि उर्षि होती थी, वहाँ गेहूं, जवार, चना, उड़द, अरहर, ये सब सारी फसलें उगाई जाती थी, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति में। लेकिन 2600 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में यह समय था, ये ताम्र पाषाणिक है। यही सभ्यता साथियों, कुछ भारतीय लेखकों ने, भारतीय विद्वानों ने बताया कि यही सभ्यता आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता में तब्दील हो गई, क्योंकि यह सभ्यता कहीं कहीं जैसे पंजाब और सिंध वाले एरिया में कुछ ग्रामीण संस्कृतियां अत्यंत विकसित हो चुकी थी। वही ग्रामीण संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित संधव है इसमें तब्दील हो गई। ठीक, तो विकसित संधव जो माना जाता है वो 2600 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और 1700 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में साथियों उत्तर हड़प्पा माना जाता है, या तो अंतिम हड़प्पा माना जाता है। मतलब पूरे इंडस सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा। हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं विकसित सिंधु घाटी सभ्यता को, मतलब 2600 से लेकर 1700 के बीच वाले समय को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी इस क्लास में सारी चीजें मैं आगे पीछे करके कवर करवा दूंगा, टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है साथियों, सबसे पहले तिथि पर ही हम लोग आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो थोड़ा विवादित है। कुछ विद्वानों ने कोई समय बताया है, तो कुछ विद्वानों ने कुछ समय बताया है। सर जॉन मार्शल महोदय हैं, सर जॉन मार्शल बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय, इनका जो ये सारी चीजें लिखते चलिएगा, इसको मैं एक बार फिर मिटा दे रहा हूं, अब ताकि सारी चीजें आप लोग लिखते चलिएगा। क्या नाम है इनका, मैं मार्शल लिख दे रहा हूं, मार्शल, सर जॉन मार्शल ने कब बताया, तो इन्होंने इस सभ्यता का समय बताया साथियों 3200 से 3250 से 2750 ईसा पूर्व। क्या है, ईसा पूर्व 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच में कौन बताया, मार्शल महोदय ने बताया। दूसरे विद्वान है अर्नेस्ट मैके, यहां मैं मैके लिख दे रहा हूं, मैके इन्होंने बताया साथियों 2800 से 2500 ईसा पूर्व के बीच में, 2500 ईसा पूर्व के बीच में, ईसा पूर्व लगा लीजिएगा। तीसरे एक विद्वान है जिनका नाम है माधव स्वरूप वस ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है साथियों वो है 2700 से 2500 ईसा पूर्व के बीच में, 2500 ईसा पूर्व के बीच में। एक चौथे विद्वान है जिनका नाम है सीजी गैंड, ये बताते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है वो 2350 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में है। कब से कब बता रहे हैं सीजी गैंड, सीजे गैंड ये बता रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1700 ईसा पूर्व तक थी। कब से कब तक, सीजी गैंड बता रहे हैं 2350 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में थी। सब लोगों का कैलकुलेशन करके मार्टिमर हीलर बता रहे हैं, हीलर बता रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है वो 2500 से
2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में है। कि वो कौन बता रहे हैं? मार्टिमर ह्यूलर। इन्होंने साथियों वेदों को पढ़ा, ऋग्वेद को पढ़ा, और उसमें ऋग्वेद के साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने बताया कि 1500 ईसा पूर्व की जो इंद्र वाली कहानी है, उसको हम लोग जब पेज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि इंद्र ने किलों पर आक्रमण, दुर्गों को ध्वस्त कर दिया। तो ये कहानी दी गई है वेदों में। तो उसी वेदों को पढ़कर इन्होंने बताया, वेदों के साक्ष्यों के आधार पर, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, क्योंकि वेदों का ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। तो मतलब जहां पे समाप्त किया इंद्र ने, दुर्गों को तोड़ा, नाश किया, और वहां दुर्ग सिंधु घाटी सभ्यता के दुर्ग ही माने जाते हैं। तो यहीं पे जाके सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। ये ऋग्वेद के साक्ष्यों के आधार पर बता रहे हैं इसके अंत वाली कहानी को। वही शुरुआती जो 2500 पे शुरू कर रहे हैं, कि 2500 से 1500 आया, तो 2500 से शुरू कर रहे हैं सुमेरियन सभ्यता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं भी हैं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेसोपोटामिया में कुल 4 सभ्यताएं हुई, सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, और बेबीलोनियन सभ्यता, और कैल्डिया की सभ्यता। ये दजला और फरात नाम की नदियों के बीच में सभ्यता विकसित हुई थी। यही चारों सभ्यताएं मिश्रित रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती हैं। और यही की जो सुमेरियन सभ्यता है, इन्हीं सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने, क्योंकि लिपि इनके पास थी, उन्हीं लिपियों को पढ़कर इन्होंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था सुमेरियन से, वह 2400-2500 ईसा पूर्व के आसपास व्यापार होना प्रारंभ हो गया था। जो मेलुआ शब्द मिलता है उनके लिपियों में, सुमेरियन सभ्यता की लिपियों में, जो कि मेलुआ शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है, यह शब्द 2400-2500 ईसा पूर्व से मिलने लगता है उनकी लिपियों में, सुमेरियन सभ्यता की लिपियों में। तो वहां से ये मानते हैं इसी साक्ष्य के आधार पर कि 2400-2500 ईसा पूर्व से व्यापार होना प्रारंभ हो गया था मेसोपोटामिया का और सिंधु घाटी सभ्यता का। तो वहां से 2400-2500 ईसा पूर्व से ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई थी और 1500 ईसा पूर्व आते आते समाप्त हो गई थी। हालांकि बाद में इन्होंने 1700 ईसा पूर्व बढ़ा के कर दिया था। ठीक, जो सबसे प्रमाणिक डेट माना जाता है वो साथियों वहां रेडियो कार्बन डेटिंग विधि की मानी जाती है। इसने क्या बताया भाई? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जो है साथियों, इसने बताया कि नहीं भैया 2350 से लेकर 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। 2350 से 1750 तक सिंधु घाटी की सभ्यता का समय था, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जो है यह वैज्ञानिक विधि है और यह पत्थरों को, चट्टानों को, वहां के स्मारकों को शोध करके इसने बताया। इसी का जो डेट है वह प्रमाणिक माना जाता है और इसी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी लोगों का भी ध्यान दे देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये रहा डेट वाली चीजें। अब सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में साथियों लगभग कुल 2000 के पार स्थल मिले हुए हैं। 2000 के पार स्थल, जिनमें से 1000 के पार स्थल भारत में मिले हुए हैं, 500-700 के पार पाकिस्तान में मिले हुए हैं, 2-3 स्थान मुख्य रूप से अफगानिस्तान में मिले हुए हैं। ठीक, ये सिंधु घाटी सभ्यता साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी कहां पे। तो मैपिंग थोड़ा देख लीजिए। भारत का नक्शा मैं मोटी मोटा बना दे रहा हूं, मुझे बनाना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं एक मोटी मोटा आंकड़ा बना दे रहा हूं। ये भारत का नक्शा मान लीजिए। सिंधु घाटी जो सभ्यता बसी हुई थी साथियों, वह यहां बसी हुई थी। यहां सिंधु घाटी सभ्यता लगभग यहां पे बसी हुई थी, मतलब त्रिकोण में बसी हुई थी। मतलब भारत के पश्चिम उत्तर, क्योंकि ये उत्तर है, ये उत्तर वाला एरिया है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम उत्तर में बसा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। यह साथियों 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। कितना? 13 लाख
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह सभ्यता फैली हुई थी। इसकी जो उत्तर की बाउंड्री थी वह चेनाब नदी के किनारे मांडा था, वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद था जो कि गोदावरी नदी के तट पे पड़ता है। पूर्व में उत्तर प्रदेश तक जाता था ये, क्योंकि यहां तक आ गया, उत्तर प्रदेश तक जाता था। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है आलमगीरपुर, आलमगीर तक पहुंचता था जो कि हिंडन नदी के किनारे है। वहीं पश्चिम में इसकी बाउंड्री साथियों सुतका गेंडोर थी जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे। ठीक, ये सभ्यता साथियों इतने ब्रिटिश साम्राज्य में फैली हुई थी। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई मतलब मांडा से लेकर, जो चिनाब नदी के किनारे है, मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक 1400 किलोमीटर थी। वहीं पूर्व से पश्चिम जो इसकी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। आलमगीरपुर से लेकर सुतका गेंडोर तक 1600 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे साथियों सिंधु घाटी की कुछ पूरे जो कॉमन चीजें पाई जाती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। कॉमन चीजों का मतलब क्या है कि पूरे 2000 के ऊपर स्थान जितने भी मिले हैं सब में कुछ चीजें कॉमन पाई जाएंगी। कौन क्या क्या कॉमन पाया जाएगा, ये इसकी विशेषताएं हैं। चाहे आप कहीं भी किसी भी स्थल को देखेंगे पाएंगे यही सब सारी चीजें। तो ये सब सारी चीजें यदि आपको पता है ना तो यकीन मानिए आपका यही से तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहीं से। और जो मैं बताने जा रहा हूं यहां थोड़ा ध्यान लगा के सुन लीजिएगा ना, तो एक दो क्वेश्चन तो आपका ऐसे सही हो जाएगा, उसके आगे पढ़ने की जरूरत आपको है ही नहीं है। ठीक, विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, विशेषताएं क्या है, तो सबसे बड़ी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, सारे नगर जितने भी नगर होंगे दो खंडों में होंगे, एक दुर्ग होगा और दूसरा निचला नगर होगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये दुर्ग हो गया तो एक निचला नगर होगा, ये निचला नगर होगा। ठीक, ये दुर्ग होगा और ये नगर होगा, निचला नगर थोड़ा नीचे होगा। पहली विशेषता इसकी है कि आज की तरह नहीं है कि पूरा शहर सट के बसे हुए काफी दूर तक। सिंपल सा है कि एक निचला नगर है जहां आम जनता रहती है, जनसाधारण लोग रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, व्यापारी वर्ग रहता है, ये सारे लोग यहां रहते हैं। यहां जो रहता है साथियों पुरोहित वर्ग रहता है, शासक वर्ग रहता है। इसी कारण से जो ये दुर्ग वाला एरिया है इसकी बाउंड्री कर दी जाती है, बाउंड्री रहती है इसकी। बाउंड्री 13.5 मीटर ऊंचे आधार पे बनाया गया है। मतलब इसकी नींव जो है 13.5 मीटर की उस पर यह बाउंड्री बनाई गई है। बाहर से पक्की ईंटों की बाउंड्री है और अंदर से कच्ची ईंटों की बाउंड्री है, क्योंकि इसमें शासक वर्ग रहेगा ना। जैसे आज मोदी जी जहां रहेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जहां रहेंगे, वहां जो सारी चीजें हैं सुरक्षा टाइट होगी। तो ये शासक वर्ग है, यही पूरा देख रेख करता है, यही शासन वहां का जो छोटा मोटा शासन है वो चलाता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और बाढ़ से भी सुरक्षा देती है बाउंड्री, बाढ़ से युद्धों से भी सुरक्षा देती है। ठीक, ये साथियों थोड़ा ऊंचे स्थान पर था। ये कहां था, थोड़ा ऊंचे स्थान पर था। और ये जो निचला नगर है ये थोड़ा नीचे स्थान में आम लोग रहते हैं ना यार, तो आम लोगों को कौन देखेगा, नीचे रहो, ये कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता आज भी ऐसे ही परेशान होती है, तो नीचे था थोड़ा। ठीक, ये साथियों जो निचला नगर है और जो ऊपरी नगर है, ये विशेषता पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जिस भी नगर को देखेंगे यही सारी चीजें पाएंगे आप, यही सारी चीजें मिल जाएंगी। एक निचला नगर होगा और एक दुर्ग होगा। ठीक, ये अब साथियों देखिए कुछ अपवाद भी हैं। कुछ अपवादों में जैसे सुरकोटदा हो गया और लोथल हो गया गुजरात का। अभी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे सारे स्थानों को। सुरकोटदा और लोथल ऐसे स्थान हैं, ये तो सारी विशेषता लगभग जितने स्थान सिंधु घाटी सभ्यता पाए जाएंगे सब में मिलेंगे, दो पार्टों में।
लेकिन सुरकोटदा और लोथल दो ऐसे स्थान हैं अपवाद में, अपवाद सुरकोटदा और लोथल ये दो ऐसे स्थान हैं जहां साथियों ये दोनों दुर्ग और निचला नगर, ये तो सामान्य कंडीशन है। ये कैसा कंडीशन है? ये सामान्य कंडीशन, मतलब सारे स्थान पे यही कंडीशन मिलेगा। लेकिन सुरकोटदा और लोथल में कहानी बदल जाती है। ये मान लीजिए दुर्ग है और ये निचला नगर है, तो दोनों एक ही बाउंड्री से घिरी हुई है। दोनों कैसी है? एक ही बाउंड्री से घिरी हुई है। ये अलग बाउंड्री से घिरा हुआ है दुर्ग, इसका तो बाउंड्री ही नहीं है। लेकिन यहाँ सुरकोटदा और लोथल में जो गुजरात की दोनों साइटें हैं, दोनों जगह ये अलग अलग बाउंड्री से घिरा हुआ है। ठीक वही एक और अपवाद है चान्हू दड़ो, जो कि सिंध प्रांत में पाकिस्तान के पड़ता है। यहां कोई भी बाउंड्री नहीं है। चान्हू दड़ो अपवाद में इसको कहां लिख दूं? यही लिख दे रहा हूं अपवाद, यहां ना लिख के मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको यह इधर से काट दीजिए। अपवाद दूसरा क्या है? चान्हू दड़ो। ये कैसी कंडीशन है यहाँ की? यहाँ ये दुर्ग हो गया और ये निचला नगर हो गया, कोई बाउंड्री नहीं, कुछ बाउंड्री है ही नहीं। दुर्ग भी खुला है और निचला नगर भी खुला है। ये पहली विशेषता थी, इतनी सारी विशेषता। दूसरी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की है, वहां के भवन तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के कौन कौन? एक विशाल भवन है, एक निवास गृह है और तीसरा है सार्वजनिक स्नानागार। तीन प्रकार के भवन है। कौन कौन? इसको मैं मिटा दूं एक बार फिर। तीन प्रकार के भवन है, विशाल भवन, सार्वजनिक स्नानागार और निवास गृह। जो निवास गृह होते थे साथियों, सिंपल सी बात है, शब्द से पकड़ में आ रहा है कि इसमें आम लोग रहते होंगे। तो यह दो कमरों के सामान्यतः होते थे और इसमें कुएं होते थे। हालांकि हड़प्पा के मकानों में कुएं ज्यादातर नहीं मिले हैं, लेकिन बाकी सारी जगहों कुएं मिले हुए हैं घरों। दो कमरों के होते थे। लेकिन जो विशाल भवन होते थे ये महलों के आकार के होते थे, महल की तरफ बड़े बड़े होते। अभी पढ़ेंगे हम सारी चीजों को। ठीक, ये सामान्य विशेषता है, मतलब सब जगह ही सारी चीजें मिलेंगी, जितने 1500-2000 स्थान मिले हुए हैं। और जो सार्वजनिक स्नानागार टाइप के भवन है, इसमें अंदर जलकुंड होगा। यह भी एक विशाल भवन की तरह ही है, लेकिन इसमें बीच में जलकुंड होगा। तीसरी विशेषता यहाँ की सुनियोजित नालियां हैं, पक्की नालियां, जिनको हम लोग देखने वाले हैं। तीसरी नालियां कैसी होती है? यही समझते चलिए नालियां। यहां की जो नालियां हैं साथियों, वह तीन प्रकार की नालियां हैं। सिंपल, पहले इस बात को समझिए। क्या समझना है? सबसे पहले तो सड़कों को समझिए, तब नालियों को समझिए। ठीक, तो यहां के देखिए, ये मान लीजिए सड़क है। ये क्या है? ये सड़क है, ये मेन सड़क है। ये कौन सा सड़क है? ये मेन सड़क है। अब इसकी जो चौड़ाई है वह 9.15 मीटर है। कितना है? 9.15 मीटर है। एक ही ग्राफ में सब कुछ समझा दिया जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। 9.15 मीटर ये मेन सड़क है। इसको विद्वानों ने साथियों राजपथ कहा है। राजपथ कहा है इस रोड को। इस रोड से एक अन्य रोड जुड़ी हुई है, ये कुछ इस प्रकार की रोड आई है। यह साथियों 3.75 मीटर 2.75 मीटर से कितना? 2.75 यानी 7.5 मीटर से 3.66 यानी कि 66। 2.75 मीटर से 3.66 मीटर चौड़ी है। मतलब इतने इसके बीच में ये चौड़ी है, मतलब राजपथ से कम चौड़ी है। अब इसके बगल में घर बनी हुई है, एकदम बिल्कुल इसी प्रकार में। इसको मैं चौकोर बना दूं क्योंकि यहाँ के घर लगभग सिस्टमैटिक थे। ये घर बने हुए हैं। यहाँ भी ऐसे घर बने हुए हैं। ठीक, यहाँ भी घर बने हुए हैं। यहाँ भी मान लीजिए रोड गई हुई है, तो यहाँ भी घर बने हुए हैं इस प्रकार से। यहाँ भी घर बने हुए हैं, ऐसे घर बने हुए हैं। फिर मान लीजिए अगर यहाँ आ गया तो यहाँ भी ऐसे, यही कहानी है। ये रोड गई है, यहाँ ज्यादा मैं चौड़ा बना दे रहा हूँ, इतना ही चौड़ा बनाइए।
यहां भी ऐसे घर बना हुआ है, यहां भी घर बना हुआ है, यहां भी घर बना हुआ है, यहां भी घर बना हुआ है। अब क्या कहानी है, ये तो राजपथ हो गया, ये अन्य सड़कें हैं, ये अन्य सड़कें हैं। इन सड़कों से ही ये जो गलियों में सड़कें जाती थी, गलियों में जो सड़कें जाती थी, मतलब घरों के बीच में से जो सड़कें जाती थी, उनकी चौड़ाई 1.80 मीटर होती थी, 80 मीटर होती थी इनकी बीच की चौड़ाई। अब साथियों नालियों की क्या कहानी है, तो इस सड़क से जो नाली सटी रहती थी उसको सार्वजनिक नाली कहा जाता था। इसमें बड़े बड़े मेन होल होते थे जिनको हटाकर नाली को सफा किया जाता था। इस बड़ी नाली में साथियों एक छोटी नाली, मुख्य नाली जुड़ी होती थी, इसको मुख्य नाली कहा जाता था। ये ऐसे आती थी मुख्य नाली में साथियों घरों में से रसोई घर हो गया, और रसोई घर के अलावा स्नान घर, शौचालय, इनसे जो नालियां निकलती थी, नालियां मान लीजिए यहां से निकली, फिर यहां से निकली, ये नालियां आके मान लीजिए एक नाली में इस प्रकार मिल गई ये नाली, और ये नाली आकर मुख्य नाली में मिल जाती थी। तो घरों की नालियां जो थी, शौचालय क्योंकि होते थे इनके घरों में, रसोई घर होते थे, स्नान घर होते थे, कुएं होते थे। यार नगरी सभ्यता है ना, नगरी सभ्यता है, तो यहां सारी चीजें होती थी। और ये नालियां आके मुख्य नाली में मिल जाती थी, और मुख्य नाली सार्वजनिक नाली में मिल जाती थी। सार्वजनिक नाली का मतलब है कि ये जो नाली है सरकारी नाली है, इसमें जब जाम होगा तो नगर पालिका वाले आएंगे, इसको सफा करके जाएंगे। और यहां मान लीजिए जाम हो गया तो हो सकता है ये घर वाला कहे कि मान लीजिए यहां जाम हो गया, ये इसके इस घर के बीच में और इस घर के बीच में, क्योंकि गलियारा होता था, यहां जाम हो गया तो ये कहेगा तुम साफ करो, ये कहेगा तुम साफ करो। तो इसमें थोड़ी खींचतानी होती थी, खींचतान होता होगा, भाई नगर पालिका वाले आते होंगे तो इसको भी सफा करते होंगे, क्योंकि इस मुख्य नाली में भी गड्ढे होते थे। गड्ढों को पटिया से, मतलब पत्थरों से तोपा जाता था, और नगर पालिका वाले आते थे तो उसको हटा के सफा कर देते थे। वो लोग आते होंगे तो सफा कर देते होंगे, नहीं तो ये लोग आपस में झगड़ा भगड़ा करते होंगे। लेकिन सार्वजनिक नाली को साफ करना तो अनिवार्य होता होगा, क्योंकि भाई वो तो राजपथ से जुड़ी हुई नाली है। ठीक, ये है नालियों की कहानी। ये कुल विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। यहां साथियों अब कुछ चीजों को मैं आगे लूंगा नहीं, यहां सब खिचड़ी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल हम लोगों को पढ़ने हैं। इससे पहले इनके घरों के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इनके जो घर बनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, घर की जो नींव होती थी वो पक्की ईंटों से बनती थी, मतलब नेई जिसको कहा जाता है, नींव पक्की ईंटों से बनती थी। फर्श इनके कच्चे पक्के ईंटों को कूट कर बनाया जाता था। घरों के जो दरवाजे होते हैं वो लकड़ी के होते थे, जो घर के एक साइड में लगते थे, मतलब जैसे पूरा घर है तो यहाँ बीच में ना दरवाजा लग के, हालांकि यहाँ तो नहीं लगता था, पीछे लगता था, तो यहाँ बीच में ना लग के थोड़ा ओरे लगते थे दरवाजे, इस टाइप यहाँ लगते थे, किनारे पे लगते थे। आज भी घर में दरवाजे ऐसे ही लगते हैं, कोई नई बात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग प्रभावित भी हैं, तो इस प्रकार से कुल दरवाजे लगते थे। इनके जो दरवाजे होते थे, जो खिड़कियां होती थी, रोशनदार होते थे, ये साथियों ये सड़कों की तरफ न खुल के पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। मतलब इनके भी पिछवाड़े, ये भी पिछवाड़े खुलेगा, ये भी पिछवाड़े खुलेगा, ये भी पिछवाड़े खुलेगा। सड़क की तरफ इनके दरवाजे और खिड़कियां रोशनदार खुलेंगे ही नहीं। आज की तरह आज का समाज रोड की तरफ अपने दरवाजों को रखता है, खिड़कियों को रखता है। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय पीछे की तरफ। क्यों ऐसा था? प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से और धूल माटी से बचने के लिए ऐसा ये लोग करते होंगे। ठीक, यहां के छत लकड़ी के मिलते हैं, लकड़ी के छत बनते थे। अब साथियों हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में जिनको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो बिल्कुल आ जाइए। बाकी ये कहानी तो क्लियर हो गई एक ही स्लाइड में, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सीधा स्थलों के विषय में। फटाफट क्लास से चलेंगी। विशेषताओं को भी मैं मिटा दूं। तो
पूरे भारत और पाकिस्तान से मिलाकर, अफगानिस्तान को मिलाकर, तीनों देशों को मिलाकर हम लोग कुल 25-30 स्थानों को पढ़ने वाले हैं, जिनमें से 8-10 स्थानों को डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी स्थानों को हम लोग थोड़ा उड़ा के चलेंगे, जो जरूरी है वहीं पढ़ेंगे। ठीक, और आप लोग जानते हैं मैं कुछ छोड़ने वाला हूं नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग पाकिस्तान वाले एरिया को देख लेते हैं। ठीक, पाकिस्तान पाकिस्तान में साथियों, पाकिस्तान के 3 प्रांतों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलते हैं। कौन कौन 3 प्रांत? पहला है दक्षिणी बलूचिस्तान। यहां साथियों 3 स्थान कुल पाए गए हैं। कौन कौन 3 स्थान? पहला है सुतका गेंडोर। दूसरा है सुतका कोह, और तीसरा है बालाकोट। ये 3 स्थान पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में मिले हुए हैं। दूसरा प्रांत है इसका पाकिस्तान का सिंध प्रांत में साथियों, सिंध प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता के कुल 5 स्थलों को हम लोगों को पढ़ना है। कौन को? पहला तो मोहनजोदड़ो है। दूसरा स्थान है जुडीरो दड़ो। तीसरा स्थान है चान्हू दड़ो। चौथा स्थान है कोट दीजी। और 5वां स्थान है आमरी या आमरी भी कहा जाता है। ठीक, ये 5 स्थान हम लोगों को पढ़ने हैं सिंध प्रांत से। तीसरा प्रांत है इसका पंजाब, पश्चिमी पंजाब जिसको कहा जाता है पंजाब, क्योंकि पूर्वी पंजाब भारत में है, पश्चिमी पंजाब है। इसका जो महत्वपूर्ण स्थल है वह हड़प्पा है। दूसरा स्थान है डेरा इस्माइल खान। तीसरा स्थान है रहमान डेरी। चौथा स्थान है साथियों सरायखोला। और 5वां स्थान है जलीलपुर। ये 5 स्थान पंजाब वाले प्रांत से हम लोगों को देखने हैं। सिंध से 5 और 3 जो स्थान है दक्षिणी बलूचिस्तान। कुल 13 स्थानों को हम लोगों को पाकिस्तान से पढ़ना है। ये चीजें ध्यान देनी है, क्योंकि साथियों डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। 40% क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, जो मैंने विशेषता बताई है, जो मैंने सन बताया है, और जो ये बता रहा हूं सीधा पूछ लेता है दक्षिणी बलूचिस्तान में कौन सा स्थान था। या दे देगा कि मोहनजोदड़ो या जुडीरो दड़ो कहां किस प्रांत में पाया जाता है। सीधा बहुत बार, हजारों बार वनडे एग्जामों का तो फेवरेट क्वेश्चन है यह। ठीक, तो इन 13 स्थानों को हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान से। और भारत वाले एरिया में देखते हैं, भारत वाले एरिया में कौन कौन स्थान पाए जाएंगे। पहले मैं स्थानों से परिचय करा रहा हूं, उसके बाद हम लोग इन सारे स्थानों को डिटेल में देखेंगे। टेंशन मत लीजिए, याद कराने की गारंटी मेरी है। आप लोग सिर्फ क्लास देखिए, पूरी क्लास को देख लेंगे। यदि नहीं याद होगा तब मुझे दोष दीजिएगा, और अगर पूरी क्लास नहीं देखेंगे तब आप मुझे दोष नहीं दे सकते। बाकी याद कराने की गारंटी मेरी है। मैं सारी चीजों को लिंक करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में खुद पूरी सारी चीजें सेट है। ठीक, मुझे कहीं खोज कर लाना नहीं है, सब दिमाग में फिट है। ठीक, भारत वाले क्षेत्र में देखेंगे तो इसको मैं मिटा दूं, भारत नहीं यहाँ पे। भारत में कौन कौन स्थान है भाई? तो भारत में पहला तो स्थान हम लोग देख रहे हैं पंजाब वाले एरिया को। पंजाब
पंजाब में साथियों पहला है रोपड़, रोपड़, दूसरा है कोटला निहंग, कोटला निहंग, कोटला निहंग, कोटला निहंग, कोटला निहंग। तीसरा स्थान है पंजाब का संघोल, तीसरा क्या है? संघोल। ठीक, ये पंजाब में 3 स्थान है। 3 स्थान हरियाणा में है। कौन कौन 3 स्थान? यहां मैं हरियाणा लिख दे रहा हूं, हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन 3 स्थान है? तो पहला है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। दूसरा स्थान है बनावली, बनावली। तीसरा स्थान है मित्ताथल, मित्ताथल, मित्ताथल। ये 3 स्थान हम लोगों को पढ़ने हैं हरियाणा में। पंजाब में रोपड़, राखी गढ़ी और कोटला निहंग, रोपड़, कोटला निहंग, संघोल, ये पंजाब में पढ़ने हैं। हरियाणा में बनावली, राखी गढ़ी और मित्ताथल। अब राजस्थान में सिर्फ एक साइड है, राजस्थान में सिर्फ एक साइड है। कौन? राजस्थान में सिर्फ कालीबंगन है, कालीबंगन है, कालीबंगन। वहीं महाराष्ट्र में भी एक ही साइड है, महाराष्ट्र में भी एक ही साइड है। कौन महाराष्ट्र में एक साइड है? दैमाबाद, दैमाबाद, जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, दैमाबाद। उत्तर प्रदेश देख लेते हैं, यही मैं यूपी लिख दे रहा हूं, यूपी। यूपी में कौन है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यह साथियों मेरठ में पड़ता है। यह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है, हिंडन नदी के किनारे। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का ही हुलास, यहां मैं 2 लिख दे रहा हूं। दूसरा स्थान है हुलास, हुलास। तो आलमगीरपुर, हुलास, उत्तर प्रदेश से ये 2-3 स्थानों को हम लोगों को पढ़ना है। वहीं साथियों ये किधर जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में लिख दे रहा हूं। कश्मीर में हम लोगों को मांडा पढ़ना है, मांडा पढ़ना है। कश्मीर वाले एरिया में क्या पढ़ना है? मांडा को पढ़ना है। और वहीं सबसे बड़ी साइड है गुजरात में, तो गुजरात को ध्यान दीजिएगा। गुजरात में कुल 7 साइड है। पहला है साथियों सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा। दूसरा है देसलपुर, देसलपुर, देसलपुर। तीसरा है तीसरा स्थान है यहां का रंगपुर, रंगपुर। चौथा स्थान है यहां का मालवण, मालवण। 5वां स्थान है यहां का भोगतार, भोगतार। 6ठा स्थान है यहां का लोथल, लोथल। और 7वां स्थान यहां से पढ़ना है रोजदी, रोजदी, रोजदी। इतने सारे स्थानों को हम लोगों को भारत से पढ़ना है। वहीं 2 स्थान अफगानिस्तान से हैं। यहां मैं अफगानिस्तान लिख दे रहा हूं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कौन कौन स्थान है? तो अफगानिस्तान से पहला स्थान है साथियों सोरतुगई, सोरतुगई। दूसरा स्थान है अफगानिस्तान से मुंडी गाक, मुंडी गाक या गक, कुछ भी कहो। कई किताबों में गाक लिखा हो, कहीं गक लिखा है। सोरतुगई, मुंडी गक, ये कुल स्थान हम लोगों को पढ़ने हैं खास साथियों। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से ये कुल 30-32 स्थान हैं, जिनमें से हम लोग कुछ स्थानों को डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी कुछ स्थानों को हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा को। अब एक स्थानों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला स्थान हमारा क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा साथियों जिसकी खोज सबसे पहले खोज में करके पहली बार उल्लेख किया
चार्ल्स मेंसन साहब ने, चार्ल्स मेंसन, जिन्होंने 1826 में हड़प्पा के बारे में कुछ उल्लेख किया था, लेकिन कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद एक विद्वान है जिनका नाम था कनिंघम। कनिंघम महोदय ने 1853 से 1873 के बीच में कुछ पुरावस्तुओं को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी कहानी कुछ आगे नहीं बढ़ी। सिर्फ इनको प्राप्त हुआ, ये मस्त हो गए, बस हो गया, कुछ नहीं हुआ। 1921 में साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बनते हैं सर जॉन मार्शल। इन्हीं की देखरेख में राय बहादुर दयाराम साहनी को नियुक्त किया जाता है। भाई आप इस स्थान की बड़ी चर्चा हो रही है, यहाँ जाइए, खोजिए, देखिए क्या है। राय बहादुर दयाराम साहनी जाते हैं, उस स्थान को खोजते हैं हड़प्पा को, तो एक नई सभ्यता, विकसित सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। इसी कारण से ये जो गौरव है सिंधु सभ्यता हड़प्पा को खोजने का, यह चला जाता है दयाराम साहनी के पास। ठीक, तो हड़प्पा से साथियों इनको क्या मिला? हड़प्पा से इन्हें कुछ वस्तुएं सामग्रियां मिली। इनके बाद 1946 में मार्टिमर ह्यूलर साहब ने इस स्थान की खोज की, खोज न करके कहिए कुछ सामग्रियों को प्राप्त किया, और इन्हें पहली बार दुर्ग मिला। किनको मिला दुर्ग? ये मार्टिमर ह्यूलर को। यह दुर्ग साथियों, जिस दुर्ग को, जो दुर्ग इनको मिला मार्टिमर ह्यूलर साहब को, यह दुर्ग 13.5 मीटर 13.5 मीटर ऊंचे चौतरे पर बना हुआ था। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई, मान लेते हैं हम लोग, अगर उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है, अगर पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, ये दिशाएं मैं बांट दे रहा हूं, तो ये वाली लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई इसकी 415 मीटर थी। कितनी? 415 मीटर उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई थी। वहीं 195 मीटर पूरब से पश्चिम ये वाली लंबाई थी। कितना? 195 मीटर पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई थी। यह साथियों दुर्ग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया विशेषताओं में, कि दुर्ग ऊंचे एरिया पे ही होता था। इसके उत्तर में, इस दुर्ग के उत्तर में साथियों कुछ 2 पंक्तियों में घर बने हुए थे। दो पंक्तियों में। ये 2 पंक्तियों में उत्तर की साइड, क्योंकि उत्तर इधर ही होगा, इसके उत्तर में ये है, इसके उत्तर में है, तो इसका उत्तर भी इधर हुआ। तो इसके ये 2 पंक्तियों में, पहली पंक्ति में 8 घर बने हुए हैं। पहली पंक्ति में कितने घर बने हुए हैं? 8 घर बने हुए हैं। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं बना दे रहा हूं, 8 घर बने हुए हैं। दूसरी पंक्ति जो है साथियों, इसकी दूसरी पंक्ति में 7 घर बने हुए हैं। दूसरी पंक्ति में कितने घर बने हुए हैं? इस वाले पंक्ति में 7 घर और दक्षिण वाले में 8 घर बने हुए हैं। इनकी जो इनका जो क्षेत्रफल है वह 17 गुणित 7.5 मीटर आकार के हैं, मतलब आयताकार है। आयताकार इनका जो घर बना हुआ है, इनमें कुएं भी पाए गए हैं। ये माना जाता है कि श्रमिकों के घर थे। नहीं, सॉरी, इसमें कुएं नहीं पाए गए, क्योंकि इसी को तो मैं बताने वाला था। इसमें कुएं नहीं पाए गए, जबकि मोहनजोदड़ो में जो घर मिलेंगे वहां कुएं पाए जाएंगे। ये हड़प्पा की बात हो रही है, तो इसमें कुएं नहीं मिलेंगे। यहां मैं हड़प्पा लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हड़प्पा चल रहा है, हड़प्पा कहानी चल रही है। ठीक, तो ये इसमें कुएं नहीं मिले हैं। ये साथियों घर श्रमिकों के थे, क्योंकि इसके उत्तर साइड, उत्तर ही चले आइए, यहां 18 गोल चौतरे बने हुए हैं। 18, इनको 18 मान लीजिएगा, भले कम ही है। 18 गोल चौतरे बने हैं, और इन 18 गोल चौतरों में यहाँ बीच में साथियों छेदा बना हुआ है, जिसमें वो लकड़ी की उखली को रखा जाता था, सेट किया जाता था, और मूसलों से इसमें धान को कूटा जाता था, धान जवा को, क्योंकि धान के भूसी के प्रमाण यहां से मिलते हैं। जले हुए गेहूं भी यहां से मिलते हैं। इसके और उत्तर चले आएंगे तो यहां साथियों एक अन्नागार बना है। यह भी 2 पंक्तियों में, 6 की पंक्तियों में, 6 की पंक्तियों में, 1 2 3 4 5 6 की पंक्तियों में, मतलब 12 अन्नागार है। इनकी जो
लंबाई चौड़ाई है वह 15 गुणित 24 गुणित 6.10 मीटर आकार का है। ये वाला अण्डाकार, इसका कितना था 17 गुणित 7.5 मीटर आकार का था। ये कितना है 15 गुणित 24 गुणित 7.10 मीटर आकार का इन कमरों का आकार है। इसमें बकायदा हवा और प्रकाश जाने के लिए स्थान बनाए गए थे। इसमें साथियों अन्न रखने के लिए बड़ा उच्च कोटि की व्यवस्था थी। इसके और उत्तर में चले जाएंगे तो यहाँ नदी बहती थी। इस नदी, क्योंकि ये अन्नागार इतना सिस्टमेटिक बनाया गया है कि यहाँ से अन्न को, क्योंकि ये अन्नागार किसे कहा जाता है जिसमें अन्न खाद्यान्न वस्तुएं रखी जाती हूँ, वो स्टोरेज है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का। अब इस स्टोरेज में से जब अन्न को या खाद्यान्न वस्तुओं को निकालकर अन्य नगरों में भेजा जाता था तो यहाँ से डायरेक्ट निकालते थे और नदियों के माध्यम से व्यापार होता था, इनका दूसरे नगरों में भेज देते थे। इसीलिए इनको एकदम किनारे में बनाया गया था। यहाँ चौतरा भी होता था यहाँ पे, ताकि सामान को निकाला जाए, एक बार चौतरे पर रख दिया जाए, उसके बाद चौतरे पर से नदियों के माध्यम से व्यापार कर लिया जाए। ये हड़प्पा की विशेषता है। हड़प्पा में साथियों माता देवी की मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हुई हैं। हड़प्पा में जैसा कि मैंने बताया जले हुए गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यहां से शंख का बैल मिला हुआ है। तांबे की एक्का गाड़ी मिली हुई है। यहां से पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली हुई है। तो यहां से काफी चीजें प्राप्त की गई हैं जिनमें जिन सारे चीजों को एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, अब ये हड़प्पा कहानी खत्म होती है। एक और बची रह गई थी चीज जो महत्वपूर्ण थी कि यह पाकिस्तान के साथियों मोंटगोमरी जिले में मोंटगोमरी जिले में स्थित है और यह रावी नदी के तट पे है। ठीक, रावी नदी के तट पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों मोहनजोदड़ो को। ठीक, हम लोग अब देखते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह कैसा शहर है तो मोहनजोदड़ो साथियों मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला ही कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का बगीचा भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। यहां से कुल 4 चीजें मुख्य रूप से मिली है। पहला मिला यहां से बृहत स्नानागार। क्या नाम है इसका? बृहत स्नानागार। ये कैसा है? ये इस प्रकार का है। ये बृहत स्नानागार इस प्रकार का है। ये साथियों 180 फुट उत्तर से दक्षिण, उत्तर में इधर लिख दे रहा हूं, दक्षिण इधर लिख दे रहा हूं, पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है। तो उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वह 180 फुट है। कितनी है? 180 फुट है, यानी कि 54.54 मीटर के आसपास है। वही पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वह साथियों 108 फीट है। 108 फीट है, मतलब 33 मीटर के आसपास। इसके बीच में साथियों एक जलकुंड बना हुआ है। इस जलकुंड में इसकी जलकुंड की लंबाई जो है वह 39 फीट है। 11.89 मीटर के आसपास आता है, 39 फीट। इसकी चौड़ाई जो है वह 23 फुट है, 7.1 मीटर के आसपास। और गहराई जो इसकी है वह 8 फीट है, जो कि 2.44 मीटर के बराबर होता है। इसकी जो ये बाउंड्री बनी है ये जिप्सम से जोड़कर बनी है, मतलब जुड़ाई जिप्सम से हुई है। अंदर जो फर्श बना है वह भी जिप्सम से ही बना हुआ है। इसके बाहर का जो लेयर है, जो प्लास्टर किया गया है वो बिटुमेन का प्लास्टर है। ये सब सारी चीजें इस बृहत स्नानागार को मजबूत बनाती हैं। इसके साथ ही वो बगल बगल में कमरे हुआ करते थे। 3 और बगल बगल में कमरे हुआ करते थे। इन्हीं कमरों में एक कमरे में कुआं था जो डबल लेयर से, मान लीजिए अगर इस कमरे में कुआं है तो डबल लेयर से ईंटों से घेरा गया था ताकि मजबूत रहे, क्योंकि कमरे में भसके उसके ना। इस
कुएं से ही इस जल कुंड में पानी भरा जाता था। और यहाँ दक्षिण पश्चिम में इस वाले एरिया में एक नाली बनी थी जिससे गंदा पानी बाहर निकलता था। और उत्तर दक्षिण में यहाँ पे और यहाँ पे उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी उतरने के लिए। इसके जो मकान घर हैं उन घरों को, वो घर कुछ दो तल्ले भी थे, जिनको मैके महोदय ने बताया हुआ है कि ऊपर वाले कमरों में पुरोहित रहते थे और नीचे वाले कमरों में आकर स्नान उस्नान करके पूजा पाठ करते थे। ये सार्वजनिक भवन था, मतलब आम लोग यहाँ आके नहाते हुआते थे, पूजा पाठ करते थे त्योहारों सार्वजनिक समारोहों के समय। ये बृहत स्नानागार की कहानी है। इसी प्रकार साथियों यहाँ अन्नागार भी मिला है। क्या मिला है? अन्नागार मिला हुआ है। इस प्रकार का अन्नागार, इसमें 27 प्रकोष्ठ हैं। अन्नागार की जो लंबाई है साथियों, इसके अन्नागार की जो लंबाई है वह 45.72 मीटर, 45.72 मीटर पूर्व से पश्चिम है, मतलब पूर्व इस मान ले, पश्चिम ये मान ले, और उत्तर ये मान ले, दक्षिण ये मान ले, तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 45.72 मीटर है। और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 22.86 मीटर है। यह अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला है, जो कि खाद्यान्न वस्तु यहाँ रखी जाती थी। टैक्स जो मिलता था, जो कर मिलता था, यहाँ रखा जाता था। इसी प्रकार साथियों एक पुरोहित आवास मिला है। क्या मिला है? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास। इसकी लंबाई साथियों 70.1 मीटर है। चौड़ाई इसकी 23.77 मीटर है। इसमें बड़े बड़े कमरे मिले हैं। इसके भी फर्श पक्के हैं, बने हुए हैं। इसमें यह माना जाता है कि पुरोहितों का विद्यालय रहा हो। इसके अलावा साथियों एक सभा भवन भी मिला है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में सभा भवन भी मिला है। सभा भवन 27x27 का वर्गाकार भवन था। यहाँ इसमें 20 खंभे थे, 4-4 की पंक्तियों में, 4 20, चारों तरफ जब वर्गाकार है, जैसे मान लीजिए ये वर्गाकार भवन है, ये वर्गाकार, तो 4 खंभे यहाँ है, 4 खंभे, 4 खंभे, 5 खंभे चारों तरफ हैं, तो 20 खंभे हुए। इसीलिए इसको स्तंभों वाला भवन कहा जाता है। इसके अंदर चौकियां लगी थी। चौकियों पर माना जाता है बैठकर बाजार लगता था, सार्वजनिक सभाएं होती थी। इसके अलावा साथियों मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति, साधु की मूर्ति मिली हुई है। पशुपति महादेव की मूर्ति मिली हुई है। यहाँ से बाढ़ के सर्वाधिक प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं। चिमनी के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। मलेरिया के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। ये सब सारी चीजें हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। तो उम्मीद है साथियों क्लास आज की अच्छी लगी होगी आप लोगों को। यदि अच्छा लगा हो तो हनुमान जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साथियों बहुत छोटे क्लासों में कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आने वाले समय में और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे बोर्ड पर कुछ बोर्ड पे क्लियरिटी कम होती है, तो उसको विशेष ध्यान दिया जाएगा आने वाले क्लासों में। तो हनुमान जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते चलिए। जय सिया राम, गुड नाइट, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात फिर होगी।